नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर रेखा गणित जो है कराएंगे। और उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक बारी बारी से बहुत ही सरल तरीके से आपको करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम 9वें क्वेश्चन से आपके लिए इस वीडियो में जो है 9वें क्वेश्चन से आपको जो है हल कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो हमारा पिछला नहीं देखा है या आपने जो 13A से हमने स्टार्टिंग किया है, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, उसका आपने जो फॉर्मूला वाला जो वीडियो है जिसमें हमने सभी प्रकार के फॉर्मूलेज बताए हैं, जो मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और जो 8 क्वेश्चन और आपके निकल गए हैं चैप्टर 13 में, जो भी हमारे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर मनोहर रेखा मैथ जो है करते हैं, वो अगर आप जो है हमें देख रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से उन वीडियोस का लिंक लेकर के उन्हें देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को तभी वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8वां नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया था, 9 कराएंगे ये सब बोल दिया था, कोई बात नहीं, समझ आते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर हमने आपको पहले जो पिछला वीडियो कराया था उसमें 1 से लेकर 7 करा दिए हैं। 8वां क्वेश्चन अब हम आपको जो है यहाँ से करवाने वाले हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है। दोस्तों, लकड़ी का एक खिलौना है जो रॉकेट के एक शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति बना लेते हैं क्योंकि इस सवाल के अंतर्गत हमें आकृति पहले से दी हुई है। चलिए, ये दिया है हमें एक रॉकेट के टाइप का जो है खिलौना है। हमारी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है भाई। तो ये एक है रॉकेट के टाइप का खिलौना, ठीक है। और इस पर क्या है, एक शंकु जो है अध्यारोपित है। क्या है, शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। ये जो है शंकु है और इस पर पहले से रखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा देखिए, जिस प्रकार से अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस पर एक रखा हुआ है शंकु। क्या है, शंकु रखा है ऐसे करके। तो ये इसका इस तरीके से ये एक शंकु है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ये इसमें इस प्रकार से ये दिया गया है आपको, डायग्राम पहले से फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का। और इसमें क्या है वो चीज और समझ लीजिए आप। दोस्तों, क्या कह रहा है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। भाई, लकड़ी का एक खिलौना है जो रॉकेट के आकार का है, शंक्वाकार है और बेलन पर अध्यारोपित है। अब ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्या है देखिए आगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो आकृति आपके समक्ष बना दी है हमने। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई दे रहा है 26 सेंटीमीटर। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। भाई, इसकी संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो है 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यहां तक, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर। इसकी यहां से यहां तक की शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार भाग के आधार पर व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का जो व्यास है, देखिए दोस्तों, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, यानी ये शंक्वाकार भाग का पूरा व्यास दिया है, कितना है, 5 सेंटीमीटर पूरा शंक्वाकार भाग का। और बेलनाकार भाग का जो आधार का व्यास दिया है ये पूरा, ये दिया है 3 सेंटीमीटर दोस्तों पूरा, ठीक है। इसके बाद
यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रत्येक रंग द्वारा रंगे जाने वाले रॉकेट के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगर जो हम शंकु पर रंग करेंगे उसका क्षेत्रफल चाहिए और बेलन पर रंग करेंगे उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो दे रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है कि एक तो संपूर्ण ऊंचाई दी है खिलौने की, या लिखेंगे खिलौने की। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़ा सा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा इधर कम 26 है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है, लकड़ी का एक खिलौना है और खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है दोस्तों 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। दोस्तों संपूर्ण ऊंचाई 26 है, शंकु की ऊंचाई 6, तो ये कितनी बची, 26 माइनस 6 बराबर कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी बेलन की जो ऊंचाई बचेगी बेलनाकार भाग की 20 सेंटीमीटर। यहां देखेंगे तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, संपूर्ण ऊंचाई और माइनस कर देंगे इसमें से शंकु की ऊंचाई। क्या कर देंगे, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 26 है, शंकु की कितनी है, 6 है, तो कितना बचा बेलन का, 20 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, भाई ये वाला यहां देखेंगे, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, आधार का व्यास ये होता है दोस्तों, व्यास होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना। तो कितना दिया है, 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो r बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ हम इसको बड़ी आर मान ले रहे हैं क्योंकि शंकु का आधार का व्यास ज्यादा है, बेलन का कम है। तो 2r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो r का मान यहां से आ गया 5/2, या हम इसको 2.5 भी कह सकते हैं। 5 के आधे कितने होते हैं, 2.5। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, बेलनाकार आधार का व्यास, बेलनाकार भाग के, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास। तो बेलनाकार आधार का व्यास जो दिया है वो 2r मान लेते हैं। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, या हम इसको 1.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें इतनी चीजें मिल गई हैं। अब देखेंगे आगे, आगे क्या कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगा जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारा मार्कर थोड़ा सा स्लो चल रहा है और इसमें हमें इंक डालने की जरूरत है। तो हम इसमें सबसे पहले तो इंक डालेंगे क्योंकि स्क्रीन पर अक्षर जो है हमें कुछ हल्के प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले अपने मार्कर में थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, जिससे बोर्ड पर जो है सही और सुस्पष्ट
जो है अक्षर आपको दिखने लगे। भाई सर्दियां हैं और सर्दियों में आप जानते हैं कि जो इंक होती है वो इंक दोस्तों जम जाती है, तो इस वजह से हमें बार बार इंक जो है इसमें फिल करनी पड़ रही है। माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, अब हमने एक बार में ही डाल दी है, अब सही से चलने लगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भाई हमारा सब कुछ मिल गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार भाग को रंगेंगे भाई, पोतेंगे इसको। ठीक है, देखिए दोनों का हमें क्या करना है, इनको पुताई करनी है, इसकी रंगाई करनी है। अब दोस्तों ध्यान देना होगा आपको। देखिए हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का दोनों के इसमें ऐड होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, शंकु के अंदर ये है भाई, क्या है, ये है बेलन। शंकु के अंदर ये एक, जैसे हमें अगर शंकु पर पुताई करनी है, क्या करना है दोस्तों, देखिए शंकु की हम पुताई करेंगे, शंकु की रंगाई करेंगे, तो भाई ब्रश यहाँ पे चलाएंगे, ऊपर चलाएंगे, और ये जो बीच में पट्टी बचेगी भाई ये वाली, इसको भी तो हमें पुताई करनी पड़ेगी भाई। पुताई तो हमें शंकु की पूरे की करनी है, तो ये जो पट्टी बची, तो ये पूरी पट्टी ये भी तो होगी भाई। ये तो गया अंदर बेलन, ये गया बेलन, तो बेलन का अब ये भाग तो पुताई हो नहीं पाएगी इतने की, इसकी तो पुताई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई शंकु इतना है, शंकु के जो निचला हिस्सा है, ये पट्टी है गोल गोल, इस पे भी तो पुताई होगी भाई। पुताई तो सभी पकड़नी है, अगर इस पे पुताई नहीं करेंगे तो रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, लेकिन इस पट्टी को और निकालेंगे। तो ये पट्टी कैसे निकलेगी दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये पट्टी कैसे निकलेगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पट्टी को ना निकालें तो देखिए कैसे। चलिए पट्टी को निकाल लेते हैं, यहाँ अलग निकाल के दिखा देते हैं आपको इसको। तो ये एक वलय बन गया, यानी वलय बन गया। तो वलय का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, वलयाकार भाग का क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, ध्यान दीजिए आप। ये बड़ा वाला जो वृत्त है, ये वाला, ये तो 5 का है, कितने का इसका व्यास, 5, तो इसकी त्रिज्या कितनी है बड़े वाले की, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5.5/2 है या 2.5 है, तो बड़े की त्रिज्या है 2.5, या हम ऐसे कह सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए कैसे भाई, हमें ये है, देखिए ध्यान दीजिए, ये है, इस तरीके से आकृति बनी है। तो ये जो है 3 है इसका व्यास, तो इसकी जो त्रिज्या आई वो आई 1.5, कितनी है 1.5, और ये 5 का पूरा बड़ा व्यास, तो इसकी त्रिज्या जो आई वो आई 2.5, कितनी आई 2.5। तो हम क्या करेंगे, 2.5 वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से 1.5 के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये हमारा जो है वलय आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई और बड़ी आर स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई और छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो यही हम यहां पर लगा देंगे, देखिए कैसे। तब शंक्वाकार भाग की रंगाई का क्षेत्रफल, यानी शंक्वाकार भाग को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए अब शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो यहां से यहां तक हो गई पुताई, लेकिन ये जो हमारा ये वलय निकला है वो कितना निकला है, ये निकला है भाई, कितना है, वलयाकार भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, वलयाकार भाग का क्षेत्रफल दोनों का लगाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वलयाकार भाग का हमने ये निकाल ही लिया, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा यहां से, तो पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही चलिए मान लगा देंगे हम सबके, तो कितना कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। मार्कर थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा है। आर का मान, ये आर किसकी है, शंकु की है। किसकी आर है, शंकु की। और शंकु की आर कितनी है भाई, शंकु की आर आपको दिख रही है 3/2 लगा देते हैं। यहाँ कितना लगा देते, 3/2 इंटू एल। भाई शंकु की एल हमने अभी निकाली नहीं है, तो शंकु की एल तो हमें निकालनी है। तो शंकु की एल निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए शंकु की एल। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एल बराबर एच का मान है 6, तो 6 का वर्ग प्लस आर का मान है यहाँ 5, ये पूरा व्यास है, तो 5/2 हो जाएगा इसका। ये क्या है, 2.5 है, ये 5/2, तो 5/2 का वर्ग ऐसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए एल बराबर 6 का वर्ग हो गया 36, 5 का वर्ग हो गया 25 और 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक है, अब देखिए 4 का इसमें जब करेंगे तो 4 6 24 की 4, 4 3 12 13 14 144 प्लस 25 और बट्टे में 4। अब देखिए L बराबर 144 और 25 हो जाएगा 169 और बट्टे 4। अब दोस्तों देखिए L बराबर 169 होता है 13 का वर्ग और 4 होता है 2 का वर्ग, तो L बराबर आ जाएगा 13/2 सेंटीमीटर। तो की आर है, ये किसकी आर है, शंकु की आर। तो शंकु की आर कितनी है, 5/2 इंटू एल। एल कितना निकाल लिया हमने, 13/2 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहाँ है दोस्तों, कैपिटल आर का मान कितना है 5/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों एक चीज, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आर है क्या है, शंकु की आर जब हमने बड़ी मानी है तो इसको यहाँ बड़ा ही लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, बड़ा। नहीं, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतना बच गया। आर का मान, बड़ी आर कितनी है 5/2, एल का मान 13/2 और आर स्क्वायर कैपिटल आर का मान 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने सभी को पुट कर दिया है। आगे हल करेंगे 22/7 इंटू देखिए 13.65 और बट्टे 4। ठीक है, प्लस 5 का वर्ग हो गया 25/4 माइनस 9/4। इसको जब हल करेंगे तो 22/7 तो दोस्तों चल ही रहा है, 65/4 और 25/4 मिलकर के बन जाएगा 90/4। कितना बन जाएगा, 90/4। ठीक है, 60 और 20 80 और 10 90/4 माइनस 9/4। जब हम 90/4 में से 9/4 घटाएंगे तो ये 22/7 को तो रख लीजिए, 90 में से 9 जाएगा तो 81/4 बचेगा। कितना बचेगा, 81/4। तो जब इससे 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार, कितनी बार, 11 बार। और देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, तो अब हम गुणा करेंगे तो 11 एकन 11, 11 8 88 और 1 89, 981 बट्टे 7 दूनी 891 बट्टे 7 दूनी 14। ध्यान दीजिए, आप एक बार फिर से देखेंगे 11 एकन 11 हासिल 1 बची, 11 8 88 और 1 89 होता है बट्टे 14। जब 14 का भाग करेंगे इसमें तो 14 छिक्के 84 होते हैं। कितना बचेगा, 5 बचेगा तो 51 हो गया। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 तिया 42 कितना बचा, ध्यान दीजिए यहाँ ये 14 से 6 बार कटा तो 84 हो गया, 5 बचे, 14 तिया 42। अब ये कितने 51, तो 8 यहाँ पर बचे और 9 बचे, तो पॉइंट लगाएंगे 9 पे 0 आ जाएगा। 14 छिक्के 84, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो सॉरी 6 बचेगा और 14.70 होता है। तो 14 छिक्के 84 कितना बचा, यहाँ एक बार फिर से चेक करेंगे। 14 छिक्के 84 कितना बचा, 5, 51 हो गया। 14 तिया 42 और कितना बचा 9, 90 हो गया। 14 छिक्के 84, 6 बचा, तो 14 चौके 56 यानी 63.64 या 65 के लगभग हम मान सकते हैं। इतने वर्ग मीटर जो है ये आ गया हमारा शंक्वाकार भाग की लंबाई की है, तो 63.64 वर्ग मीटर
आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको जो है बेलनाकार भाग की जो हमने रंगाई की है उसको भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपका आ चुका है शंक्वाकार भाग को रंगाई करने वाला क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर हम इसको जो है रफ करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एक पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट आपको बताएंगे, बेलनाकार भाग की रंगाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको दोस्तों रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शंक्वाकार भाग की तो रंगाई जो है कर दी है, अब हम करेंगे बेलनाकार भाग की रंगाई। किसकी? बेलनाकार भाग की रंगाई। रंगाई का मतलब होता है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसकी जो पृष्ठ है उसको हमें पुताई करना है, रंगाई करना है, कुछ भी कह सकते हैं हम इसका। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अब बेलनाकार भाग पे रंगाई करवानी है। तो बेलनाकार भाग दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ऐसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों देखिए, अब एक चीज पृष्ठीय, एक मिनट पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ देखिए हमें पूरा पुताई करवाना था, ये कर दिया पूरा, ये कर दिया। अब बचा क्या दोस्तों? ये बचा, इतना ये हिस्सा बचा, ये तो ये हमें इसका पुताई और करवाना है। तो देखिए हमने इसको पोत दिया है, इसको पोत दिया है, इसको पोत दिया, लेकिन ये भाग नहीं पुत पाएगा। क्यों नहीं रही इसकी रंगाई हो पाएगी? क्योंकि ये अंदर है भाई, ये पूरा शंकु था और शंकु के अंदर ये तो ढक गया भाई, ढक गया तो इस भाग को तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम इसमें लगाएंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच, लेकिन इसमें एक ये और लगेगा भाई, इसके आधार का क्षेत्रफल भी तो लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। या हम ऐसे करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं तो एक घटा देंगे इसमें से, क्योंकि इस भाग में रंगाई नहीं हो रही है, इसमें हो रही है रंगाई। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिस भाग में बेलन की जो रंगाई होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई वाला, कौन सा? रंगाई वाला। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए दोस्तों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच प्लस, देखिए बेलन का ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन इसकी भी तो रंगाई होनी है भाई। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगाते तो उसमें दोनों आ जाते, तो हमें एक घटाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि इसकी पुताई नहीं हो रही है, रंगाई नहीं हो रही है इसकी। तो हम क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस एक आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन मिल जाएगा पाई आर। ठीक है, क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 2 और ये h बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर आ गया तो एक आर बचा। हल करेंगे तो 22/7 इंटू आर का मान ध्यान दीजिए कितना है 3/2 इंटू 2h पर ध्यान दीजिए, h कितना है? h बेलन का h जो है वो है 20 और प्लस स्मॉल r का जो मान दिया है वो है 3/2। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 11 3 33/7 इंटू 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 प्लस 3/2। और जब इसको हल करेंगे तो 40 दूनी 80, 80 और 3 83/2, तो 33/7 इंटू 83/2 कितना आ गया? 33 इंटू 7 सॉरी 33/7 इंटू 83/2। जब हम इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो 33 इंटू 83 का जो गुणा आएगा वो कितना आएगा? देखिए 3 तरह के 9, 8 3 24। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं गुणा करके, 9 3 तरह के 9, 8 3 24, तो 9 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 और 24 हो जाएगा 33, हासिल 3 और 8 3 24 और 24 और 3 27, 2739। तो 2739/14। अगर हम 14 का भाग करेंगे तो देखिए 14 एकन 14, कितना बचा? 13 बचेगा, 13 बचेगा तो ये हो जाएगा 133 और 14 निम्मा होता है 126।
तो 14 निम्मा 126, कितना बचेगा फिर 7, 7 बचेगा तो ये हो जाएगा 79, और 79 के बाद में 14 पाई होता है 70, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा फिर 9 बचेगा। तो 9 बचेगा दोस्तों, तो पॉइंट लगाएंगे और 8 पे 0 बढ़ाएंगे तो 80 हो गया। अब 14 छक्के 84 होते हैं, लेकिन ये 14 पाई 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 पाई 70। ठीक है, तो लगभग हम यहीं तक मान लेते हैं 195.5 और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों इस तरह से जो है क्या आ जाएगा, ये बेलनाकार भाग पर रंगाई करने का क्षेत्रफल आ जाएगा 195.5 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसी इसमें कोई खास बात नहीं थी, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको जो है नोट कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की जो है इसको रफ करने के बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। स्क्रीन पर बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है। चलिए हम इसको जो है रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए 9वें क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है, उसके बाद देखेंगे। वीडियो जो है ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। चलिए इसको हम जो है रफ कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमने आपको जो है इजी तरीके से बहुत बताया, और जो भी है हम दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अपने छात्र छात्राओं को जो है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हमें उसकी समस्या थी, स्क्रीन साफ नहीं आती थी, तो उम्मीद करते हैं अब तो बच्चों को साफ दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और 9 क्वेश्चन में क्या दिया है उसको एक बार हम आपके सामने रिपीट करेंगे। देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर बनाया गया और आकृति बनी हुई है। देखिए दोस्तों, लकड़ी का एक ठोस बेलन है ये, और इस ठोस बेलन को खोद करके, ये दोस्तों ठोस बेलन है, कैसा है, ये लकड़ी का एक बेलन है और वो भी ठोस, कैसा, ठोस बिल्कुल। ठीक है, चलिए लकड़ी का हमने बेलन बना दिया और ये ठोस है बिल्कुल, ध्यान दीजिए। ये दोस्तों ठोस बेलन है लकड़ी का, ठीक है। और इस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला है। इसमें से जब अर्धगोला खोद कर निकालेंगे तो इसने इस तरीके से ये आधा गोला खोदकर इधर से निकाल लिया और आधा गोला खोदकर यहां से निकाल लिया। भाई इसने इतना इसने खोद करके निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। ये खोद कर ये निकाल लिए, ये बाहर क्या कर लिए, ये दोस्तों इसने जो है खोद कर ये गोले, अर्ध गोले जो है बाहर निकाल लिए, ठीक है। इतना इतना हिस्सा इसने खोद कर निकाल लिया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या क्या दे रहा है वो देखिए। तो एक आकृति बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या इसकी दे रहा है, इतनी दे रहा है ये 3.5 सेंटीमीटर। कितने, 3.5 सेंटीमीटर ये आधार की त्रिज्या दी है। तो आधार की त्रिज्या तो ऊपर भी बिल्कुल समान होगी, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 3.5 दोनों की बराबर है, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बनी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन एक समझने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए आपको बताते हैं पृष्ठ क्या होता है। पृष्ठ कहते हैं दोस्तों इसकी परत से, तो ये है भाई बेलन की परत और हमें पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम इसको खोदेंगे तो ये पृष्ठ और बढ़ेगा। अभी तो केवल ये बेलन है, जब खुदे नहीं है तब क्या है दोस्तों, केवल बेलन है। अब जब हम इसको
अगर खुदा नहीं है तब ये बेलन है, तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा और पूरा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब खोद लिया तो पृष्ठ और बढ़ गया, खोद लिया तो पृष्ठ और बढ़ गया दोस्तों। कहां तक हम हाथ फिरा सकते हैं इस पर, देखिए एक तो पूरे पे फिर गया ये हाथ, संपूर्ण पृष्ठ हो गया बेलन का। अब जब इसको खोदा तो यहां भी तो हमारा हाथ गया भाई, जब हम इस पर हाथ फिराएंगे तो ये और बढ़ गया अर्धगोला, यहां से बढ़ गया पृष्ठ इसका और एक ये पृष्ठ बढ़ गया। यानी कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें से खोदेंगे तो बढ़ेगा और घटेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें और ये निकाल दिए हैं तो इनमें से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका अर्धगोलों का घटा दें, ऐसा नहीं होगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई दी गई है h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार का व्यास, सॉरी आधार की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है r बराबर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, तब दी गई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ध्यान दीजिए, दी गई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आकृति में एक तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब एक चीज हमें यहां ध्यान देना होगा, बेलन का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो अब देखिए जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तब लगाते जब यहां पर ये अर्धगोले नहीं होते। ठीक है, तो आ जाता। अब इसमें पृष्ठ और बढ़ गया, क्या हो गया, पृष्ठ और बढ़ गया। जब पृष्ठ और बढ़ गया तो देखिए एक काम करते हैं, जब पृष्ठ और बढ़ेगा तो अर्धगोला इधर से बढ़ा, अर्धगोला इधर से बढ़ा, यानी पृष्ठ बढ़ गया तो दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल लगाएंगे, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ, अब हमने दोनों अर्धगोले लगा दिए, लेकिन बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया तो संपूर्ण पृष्ठीय में तो ये भी चला गया भाई, ये भी चला गया, पूरा संपूर्ण में तो सब आ जाता है। ये बेलन के आधार में जो वृत्त होते हैं उनके भी क्षेत्रफल आ जाते हैं संपूर्ण वाले में, और जबकि खोदने पर तो भाई ये आधार तो यहाँ तो बचा नहीं, कुछ भीतर और चला गया। तो इसमें से हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल यहाँ से घटाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, एक और चीज हम आपको बताते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठ में भाई ये बचा और ये बचा, तो ये हो गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में ये बढ़ गए, इतना पृष्ठ और बढ़ गया भीतर का, तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अभी हम आपको पूरी तरह से इसको बिल्कुल समझा देंगे कि ये हुआ क्या है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते, क्या लगाते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने के बाद हमें ये दो अर्धगोले घटाने पड़ते, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, यानी 2πr² हमें इसमें से घटाना पड़ता, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं तो बेलन का पूरा क्षेत्रफल आता है, पूरा संपूर्ण, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं तो केवल ये आती है इसकी साइड साइड। ठीक है, तो हम जब साइड साइड लेंगे तो अर्धगोलों के क्षेत्रफल लगा दीजिए, संपूर्ण लेते तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगाते, ये अर्धगोले निकालते, उसके बाद ये अर्धवृत्त दोनों वृत्त घटाते। तो हमने ऐसा ना करते हुए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², इतना। चलिए तो देखिए दोस्तों इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2πr कॉमन मिल रहा है, 2πr कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ h बचा प्लस 2 बचे, ये 2πr आ गया तो एक r बच गया।
तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, दोनों की आर एक ही है 3.5, ठीक है। एच का मान ध्यान दीजिए 10 है, प्लस 2 इंटू आर का मान जो है 3.5 है। हल करेंगे तो पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 2 से कट गया 2 5 10 5 बार, 5 से कट गया ये 7 बार, ठीक है, 5 7 35 और 7 से ये 7 गया, तो कितना बचा यहाँ 22 बचा केवल, ठीक है। अब देखिए अंदर देखेंगे तो 10 तो ये चल ही रहा है, प्लस 2 का गुणा करेंगे भाई इसमें, तो ये 35 है, 35 दूनी 70 और एक अंक बाद 0, तो इसको हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, यानी 3.5 का दोगुना जब करेंगे तो 7 आएगा, और 10 और 7 17 और 17 गुणा 22 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 दूनी 34 की 4, सॉरी 3, 17 दूनी 34 और 34 और 3 37, 374 और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन से की तरफ? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम इसको जो है रफ कर देते हैं और 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 10वें क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक चीज आपको बता दें, देखिए 10वां क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक चीज बता दें दोस्तों, ध्यान दीजिए कि सॉरी कि मान लीजिए कि हम किसी छोटी छोटी यानी कई छोटी छोटी वस्तुओं से, यानी ये मार्कर है भाई, और ये मार्कर कई ऐसे ऐसे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें बहुत सारे ये अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो जब कोई भी वस्तु हो छोटी छोटी चीजों से जब मिलकर बनी होती है तो उन छोटी छोटी चीजों के आयतनों का योग बड़ी चीज के आयतन के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आप जैसे कोई चीज मान लीजिए, देखिए ये है हमारा सॉरी इंक की जो डिब्बी होती है उसका रेफर है, ये कवर है। तो जैसे मान लीजिए ये रेफर किससे बना है, ये रेफर दोस्तों किससे बना है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बना है पूरा, ठीक है। ये लगा हुआ है टुकड़ा, इधर देख लीजिए। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। अगर हम कहें कि इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है, तो क्या होगा कि इन छोटे छोटे टुकड़ों का आयतनों का योग बड़े टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? बड़े टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। या हम यूं कहें कि एक बड़े टुकड़े से या किसी बड़ी वस्तु से कई छोटी वस्तुएं, यानी मान लीजिए हम कोई संख्या नहीं दे रहे हैं, n छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उन n छोटी वस्तुओं का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो बस दोस्तों यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर किन्हीं छोटी छोटी वस्तुओं से अगर कोई बड़ी वस्तु बनती है तो उन छोटी छोटी वस्तुओं के आयतनों का योग, उन छोटी छोटी वस्तुओं के आयतनों का योग उस बड़ी वस्तु के आयतन के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंट चीज पर आपका एक इंपॉर्टेंट सा सवाल ही निकल करके यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों दिया है, देखिए क्या कह रहा है, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और इन्हें पिघलाकर एक बड़ा
ठोस घन बनाया जाता है तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 छोटे छोटे घन हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, तो क्या होगा, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि किन्हीं छोटी छोटी वस्तुओं से जब कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो उन छोटी छोटी वस्तुओं की आयतनों का योग, यानी इसमें 3 घन दिए हैं तो तीनों घनों के आयतनों का योग बड़े घन के आयतन के योग के बराबर कर दीजिए। जो सवाल में पूछ रहा है वो मिल जाएगा आपको। देखिए क्या दिया है, 3 धातु के ठोस घन जिनकी त्रिज्या है, तो देखिए क्या दिया है, पहले घन की त्रिज्या दी है, पहले घन की त्रिज्या भुजा, सॉरी त्रिज्या नहीं भुजा, मान लीजिए, माना पहले घन की भुजा, मान लो घन की भुजा है ए, तो माना पहले घन की भुजा A1 कितनी दी गई है आपको, ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे घन की जो भुजा दी गई है, दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा, तो इसको भी हम मान लेते हैं, दूसरे घन की भुजा मान लीजिए A2, ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार तीसरे घन की भी भुजा दी गई है, तीसरे घन की भुजा, इसको हम A3 मान लेते हैं और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। भाई घनों की तीनों भुजाएं दी गई हैं और इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है तो हम उसकी भी भुजा मान लेते हैं, माना बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा जो है हमने मान लिया इसको कैपिटल ए, क्या मान लिया, कैपिटल ए। अब क्या होता है दोस्तों कि इन तीनों घनों को पिघलाकर, भाई मार्कर में इंक की फिर कमी आ गई, हमें एक बार फिर से फिलअप करना पड़ेगा इसको, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इंक और डाल लेते हैं। चलिए भाई टपक जा, भाई ये इंक भी जो है गाढ़ी हो जाती है, सर्दी के मौसम में ये भी निकलने का नाम नहीं लेती भाई। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें थोड़ा सा छेद जो है कमजोर है, चलिए कोई बात नहीं, काम हो जाएगा आज की में। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अब इसमें कि ये छोटे छोटे 3 घनों से मिलकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, छोटे छोटे 3 घनों से मिलकर बड़ा घन बनाया जाता है। तो हमने क्या कहा था, जब ऐसी स्थिति आए कि जब छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ी वस्तु बने या बड़ी चीज से कोई छोटी वस्तु न बने, तो बड़ी वस्तु का आयतन जो है उन छोटी वस्तुओं के आयतनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए जब, यहां हम लिखेंगे जब तीनों घनों को पिघलाकर, तीनों घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जा रहा है, अतः बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। तो तीनों घनों के आयतनों का योग। तो दोस्तों ये हमने आपको शर्त अभी बताई थी। तो बड़े घन का आयतन, दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। दोस्तों ध्यान दीजिए, तीनों घनों के आयतनों का योग, पहले घन का आयतन हो जाएगा A1 क्यूब, दूसरे घन का आयतन हो जाएगा A2 क्यूब, क्योंकि ये इसकी भुजा है दूसरे की, प्लस तीसरे घन का आयतन हो जाएगा A3 क्यूब। तो इस तरह से हमने तीनों भुजाओं, तीनों घनों के आयतनों का योग कर दिया बड़े घन के आयतन के योग के बराबर। बड़े घन की भुजा जो कितनी है, A है, तो A क्यूब हो गया। A1 का मान दोस्तों है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। A2 का मान दोस्तों कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा।
प्लस A3 का मान कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड करेंगे सभी को तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 4 9, 9 और 7 16 की 6 कैरी 1, 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11 कैरी फिर 1 1 और 1 कैरी 2 हो गया 216। दोस्तों 216 कितने का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। कितने का, 6 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 6। और A क्या है, घन की भुजा है, और यही दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा दोस्तों आ गई 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है उसको भी हम देखेंगे, पहले इसको जो है रफ कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 को भी आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, क्या है 11वें क्वेश्चन में 1.4 सॉरी कौन सा है, चाहिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। तो दोस्तों एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए भाई, हम आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक पॉट लेके आते हैं, बर्तन, देखिए दोस्तों ये है हमारे पास एक जग है, क्या है आपको दिख ही रहा है, ये जग है। और अब हम इस जग की बात करें तो ये इस जग में पानी है, पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगी है हमें। दोस्तों आप भी जो है अपने पास पानी वानी लेके ही बैठें, क्योंकि पढ़ते समय जो है क्या है, हम तो चलो बोल रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे केवल, तो हमारा तो दोस्तों गला सूख जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर ये पानी का भी जो है काम था इस न्यूमेरिकल में, और हमें पानी भी मिल गया। दोनों काम हो गए, एक तीर में दो निशाने, यानी एक पंथ दो काज, यानी दो काम कर लिए हमने। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब हम क्या बताने वाले थे, एक सवाल था ऐसा ही, क्या कह रहा था उसमें, हम इसमें देख लेते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल ये 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। अब ये तो रहा सवाल, हम बात करते हैं कि अगर किसी बर्तन में या किसी चीज में कोई अन्य दूसरी चीज डालें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जग पानी से पूरा भरा हुआ है, क्या है, पूरा भरा हुआ है। अब दोस्तों अगर हम काम करें, एक इस इंक की डिब्बी को जब हम इसमें डाल दें, तो जैसे अगर ये जग भरा हुआ है, तो जग भरा है, तो जब हम इसको इसमें डालेंगे तो दोस्तों जितना इसका आयतन होगा, जितना ये इसका आयतन होगा, यानी जितना ये जगह घेरेगी, जगह घेरने का मतलब है इसका पूरा एरिया, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल में देखिए, एक तो क्षेत्रफल का मतलब है कि इतनी जगह घेर रही है, ये तो इसका रखने की जगह हुई, ठीक है, जैसे हम इसको रख दें तो ये तो इसका क्षेत्रफल रहा। अब आयतन क्या होता है, आयतन हो गया पूरा फुल। जब हम इसको ऐसे करके डाल दें
तो भाई जितनी ये जगह घेरेगी, जितना इसका आयतन है, ये अपने आयतन के बराबर, यानी ये जितनी ये जगह घेरेगी उसके बराबर पानी जो है बाहर इसका निकलना निश्चित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी न्यूमेरिकल में कह रहा था कि एक बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि उसका तल ऊपर उठ जाए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो जितना पानी बाहर आएगा तो उस पानी का आयतन इस डिब्बी के आयतन के बराबर होगा। ध्यान दीजिए भाई, जो भी चीज अगर हम इसमें जितने कंचे डालें, मान लीजिए हम इसमें एक कंचा डालें तो कंचा गोल है, तो उस कंचे का आयतन और जो पानी निकला है उसके आयतन के बिल्कुल बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक बात और आती है। आज एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर अगर हम इसमें, आपने कहा कि इसके आयतन के बराबर, इसके आयतन के बराबर यानी जितना ये स्थान घेरेगी पानी के अंदर उतना पानी बाहर आएगा। ठीक है, बात सही है आपकी। उसने हमसे कहा सर ये बात आपकी सही है कि ये जो सीसी है जितना जगह घेरेगी उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब ये बताइए, अगर हम इस जग के अंदर एक 500 ग्राम का इसमें बाट डालें, बाट समझते हैं भाई, तराजू वाला, तौलने वाला, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये बाट होते हैं। तो अगर हम इसमें एक बाट डालें 500 ग्राम का, तो क्या 500 ग्राम पानी बाहर आएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। 500 ग्राम पानी बाहर नहीं आएगा। पानी यानी पानी उतना आएगा जितना वो बाट इसमें स्थान घेरेगा, जितना उसका एरिया होगा पूरा, जितना उसका आयतन होगा। ठीक है, एरिया तो वो होता है जो जगह जिस जगह पर वो रख जाता है। ठीक है, तो जितना उसका आयतन होगा, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितनी उसकी होगी, तो उस आयतन के बराबर ही पानी बाहर आएगा। ठीक है, उस आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसको डाला है तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा। ठीक है, अगर आपने 10 कंचे डाले हैं तो 10 कंचों का आयतन बराबर जो पानी निकला है बाहर उसका आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब उसने क्या कहा, बाट डालने के लिए कहा। तो बाट अगर हम डाल रहे हैं 1 किलो का, 1 kg का, तो 1 किलो पानी थोड़ी बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो पानी उतना बाहर आएगा जितना बाट का आयतन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, 1 लीटर होता है, 1 लीटर। अब उस लीटर में अगर हम 500 ग्राम का बाट डाल दें, 1 लीटर भरे हुए लीटर में 500 ग्राम का अगर बाट डाल दें, तो क्या वो लीटर आधा खाली हो जाएगा? यानी 1 लीटर में कितना होता है भाई? 1000 मिलीलीटर होता है ना पानी। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर भरा हुआ है पूरा, हमने उसमें आधा किलो का बाट डाल दिया, तो क्या उसमें से आधा लीटर पानी बाहर हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना आधा किलो का बाट जगह घेरेगा इसके अंदर, जितना आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यहाँ कोई वजन की बात नहीं हो रही है, वेट की बात नहीं हो रही है कि आधा किलो वजन की कोई वस्तु पानी में डाले तो आधा किलो ही जो है पानी निकले, ऐसा नहीं होता। उसके आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। यानी ये जो बोतल है, ये जो बोतल है, इसके अंदर जब हम इसमें डालेंगे तो जितना जगह घेरेगी पानी के अंदर उतना पानी बाहर आएगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एक लड़के का ये था, क्वेश्चन लंबा हो रहा है, बात हमारी लंबी हो रही है, लेकिन आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक ये था दोस्तों कि मान लीजिए ये एक टंकी है, ये एक टैंक है, बड़ा है थोड़ा सा। अगर हम इसमें 1 लीटर खाली लीटर अगर हम इसमें डाल दें, कैसा दोस्तों? खाली लीटर अगर हम इसमें डाल दें तो क्या 1 लीटर के बराबर पानी बाहर आएगा? क्या 1 लीटर के बराबर पानी बाहर आएगा? दोस्तों अब ये कंडीशन बहुत बड़ी है और बहुत सरल है, तो ध्यान दीजिए। अगर हम इस पानी के अंदर खाली लीटर को इस तरीके से ऐसे करके लीटर पकड़ करके और पानी में जबरदस्ती ऊपर से डालें, सीधा करके, तो भाई अब ध्यान दीजिए, खाली लीटर है, जब अंदर जाएगा पानी में
तो वो जगह घेरेगा, क्योंकि लीटर खाली है, लीटर में अभी वायु है, और जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने पर पानी बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो भाई इस हम जग को ही मान लेते हैं भाई, ये जग है। देखिए हम यहाँ थोड़ा सा मार्कर से समझाते हैं आपको। ये है भाई जग, सॉरी ये है हमारी कोई टंकी है, और ये पानी से फुल भरी है। क्या है? फुल भरी है। ठीक है, ये पानी से फुल है पूरा टैंक। अब हम एक लड़के का क्वेश्चन था आज का कि सर अगर हम इस टंकी के अंदर 1 लीटर डालें, क्या डालें? लीटर। तो दोस्तों हम इसके लिए गिलास लेकर आते हैं, आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पूरी तरह से। देखिए 1 मिनट, चलिए ये है भाई 1 लीटर मान लीजिए आप इसको, चलिए, या गिलास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर हम, एक लड़के का क्वेश्चन था आज का कि सर अगर हम इसको इसके अंदर डाल दें ऐसे करके, तो क्या 1 गिलास पानी बाहर आएगा? अब इसकी भी 2 कंडीशन है दोस्तों। देखिए अगर हम इसको, देखिए इस तरीके से डालते हैं, ऐसे करके ऐसे डालते हैं ऐसे, तो दोस्तों इसमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने पर ये फुल हो जाएगा पानी से। तो पानी भरने पर केवल पानी उतना बाहर आएगा जितना इसका ये जगह है, ये परत है, जितना जगह घेरेंगी ये परत, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो जगह घेरेगा, तो इतना पानी बाहर आएगा, ना कि ये पूरा गिलास भरकर बाहर आ जाए। तो पूरा गिलास भर के कब बाहर आएगा? अब हमने उसको बताया भाई कितना पानी बाहर आएगा, पानी उतना बाहर आएगा जिस गिलास का इसका जो है इस गिलास ने जितनी जगह घेरी है पानी के अंदर, ये जो परतें हैं इन्होंने जितनी जगह घेरी है, तो उतना पानी बाहर आएगा। कितना आएगा? इतना। अब दूसरी बात, अगर हम इस गिलास को सीधा सीधा ऐसे करके डालें, ऐसे इस तरीके से, तो दोस्तों यहां तक इस गिलास जो पानी बाहर आएगा वो पूरे गिलास के बराबर आएगा, क्योंकि गिलास के अंदर जगह खाली है। कैसी है? खाली। तो ये गिलास पूरा स्थान घेर रहा है। कितना घेर रहा है भाई? इतना जो गिलास है पूरी जगह घेर ली इसने। तो इसका मतलब है कि जो पानी बाहर निकलेगा, अब वो ये गिलास खाली है, तो ये गिलास के ये पूरा जितना स्थान घेरा, यानी जो भी कोई वस्तु है उसके अंदर जितना डालेंगे, यानी तो उसका आयतन, यानी इस वस्तु का आयतन उस पानी के आयतन के बराबर होगा। लेकिन ये भाई एक अलग प्रक्रिया है। अगर ऐसे डालेंगे तो भाई नीचे जाके बाद में तो फुल ही होना है। अगर भाई गिलास ऐसे करके हम डालें तो पानी भाई पहले निकल जाएगा, और पानी पहले निकल जाएगा तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डाल दें तो पानी उतना ही निकलेगा जितना इसका आयतन होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, पर थोड़ा सा पानी उससे पहले और पिएंगे। चलिए बराबर लगातार वीडियो बन रही है। तो अब सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है? 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, तो बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए? देखिए दोस्तों ये एक बीकर है मान लीजिए, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है यहां तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे, भाई कंचे होते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? ये 11वां है। ठीक है, कंचे। अब कंचों को आप जानते हैं कि कंचे जो है गोलाकार होते हैं। क्या होता है कंचा? एक गोला होता है। तो गोले का व्यास अर्थात कंचे का व्यास दिया है, का व्यास इसको हम मानेंगे 2r। कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। जब इसको 2 से भाग करेंगे या 2 से काट देंगे तो 0.7 बार कट गया, तो इतने सेंटीमीटर कंचे की त्रिज्या आई। अब इतने सेंटीमीटर त्रिज्या के कंचे को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में, अब ये बेलन का मटेरियल दे रहा है। बेलन का क्या दे रहा है? बेलन का व्यास दे रहा है। तो अब हम इसको 2r कैपिटल मान लेते हैं। कितना है? 7। तो r बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका इतने व्यास वाले बेलनाकार बीकर में जब कंचों को डाला जाता है तो कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल,
बीकर के पानी का तल जो है बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए, तो ये h का मान दिया है। ये बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए, यानी कंचे जब हम डालेंगे, देखिए कंचे जब हमने इसमें डाले तो कंचे डालने पर क्या हुआ, कंचे डालने पर ये पानी आ गया यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो ये उठ गया भाई यहां से लेकर के यहां तक जो है 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया, यानी ये h का मान दिया है। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर ये h ऊंचा उठ गया भाई। तो अब इसमें कितने कंचे डाले जाएं, तो हम मान लेंगे, माना बीकर में n कंचे डाले जाए, कितने, n कंचे डाले जाएं, n कंचे डाले जाएं। कितने कंचे डाले जाएं, n कंचे डाले जाएं, तब बीकर का या बीकर के पानी का आयतन बराबर n कंचों का आयतन। अभी आपको बताया था कंचों का आयतन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाई जितने हम कंचे डालेंगे तो पानी भी उतना ही निकलता है जितने कंचे होंगे। तो हमने मान लिया n कंचे डाले, तो n कंचों का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन, बीकर के उठे हुए पानी का आयतन, बीकर के उठे हुए पानी, यहां लिख दीजिए उठे हुए पानी का आयतन। तो अब बीकर जो है वो कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, तो यहां हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन बड़ा है तो हमने बड़ी आर मान ली, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब n इंटू कंचे का आयतन, कंचा कैसा है, कंचा है गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर छोटी थी इसलिए हमने ऐसे मान लिया। अब इनके मान लगा देंगे, देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2 वर्ग है, तो एक बार और लिख देते हैं, h का मान 5.6 दिया है बराबर n हमें निकालना है, 4/3 चल रहा है, r का मान स्मॉल r है 0.7, 3 है तो 3 बार लिख दीजिए, क्यूब चल रहा है तो 0.7 इंटू 0.7। तो दोस्तों देखिए इसका पॉइंट उठाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसका पॉइंट उठाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसका उठाएंगे, एक बढ़ाएंगे, इसका उठाएंगे, इसका भी एक बढ़ाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए एक 7 से कट गया, एक 7, इस 7 से ये 7, 7 से 56 कट गए 8 बार, कितनी बार, 8 बार। ठीक है, इस 10 से ये 10 कट गए, ध्यान दीजिए, इस 10 से ये 10 कट गए, और देखिए दोस्तों 4 से ये 8 कट गए 2 बार, इस 2 से ये 2 भी कट गया, बचा क्या बचा उसको देख लीजिए, ये 2 बचे नीचे, कितने बचे 2, इस 2 से भी जो है काट दीजिए 10 को 5 बार, कितनी बार, 5 बार। अब क्या बचा दोस्तों, यहां जब सब कट गया तो कुछ नहीं बचा, एक बचा, कितना बचा, 1, और इधर n बचा, और ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो नीचे 10 गुणा 5 यानी 50 बचे, सॉरी 10 गुणा 5 गुणा 3 यानी 5 3 या 15, और 15 धाम के 150, कितना बचा, 150। नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 150। और दोस्तों n क्या माना था हमने, कंचे थे, तो यहाँ आ गई कंचों की संख्या यानी 150 कंचे। तो दोस्तों हमें 150 कंचे डालने होंगे, तब जो है बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद केवल कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1
और एक 2 क्वेश्चन बचे हैं और उसके बाद दोस्तों आपकी प्रश्नावली पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।